why does Gujarati sound so tangy? By India in Pixels by Ashwis. I guess we're watching a lot of his video by now, but good stuff. And you guys really want to recommend this video, so I don't mind. Let's watch it. दोस्तों, गुजराती भाषा को डिस्क्राइब कर पाना इज काफी ट्रिकी, स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द लैंग्वेज। और नहीं तो क्या, इट्स वन ऑफ दोस केसेस जहां पे द कल्चर इज फार मोर पॉपुलर देन द लैंग्वेज। गरबा, नवरात्रि, गुजरात के बिजनेसमैन, इन सब के बारे में तो पता ही होगा। एंड हाँ भाई, गुजराती फूड, ढोकला, फाफड़ा, हांडवा, थेपला, ऐसे लगता है जैसे कोई मिसाइल्स है। गुजराती खाने की तरह गुजराती लैंग्वेज भी सुनने में रफ एंड टफ साउंड तो कर सकती है, बट देयर इज समथिंग इन गुजराती दैट मेक्स इट साउंड वेरी क्यूट। Gujaratis are very simple. Big bottle बाटलो, small bottle बाटली, big comb काफका, small comb काफकी। अगर आपने कभी गुजराती खाना ट्राई किया है, you know very well कि गुजरातीज अपने दाल में एक चम्मच चीनी डाले बिना नहीं रह सकते। This is a खट्टा मीठा दाल, कोकम, then add जैगरी। हर डिश में खट्टे और मीठे का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, एंड दैट गिव्स गुजराती खाना इट्स डिस्टिंक्टिव टैंगी फ्लेवर। ज्यादा करके ये गुजराती लोग दाल बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप भी पसंद करेंगी। हमारे इस वीडियो का थीसिस है कि ये टैंगीनेस गुजराती खाने तक लिमिटेड नहीं है बस। वी सी दिस ब्लेंड इन एवरी लेयर ऑफ गुजरात। बाय नेचर द पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी प्रैक्टिकल, बट जब सेलिब्रेशन की बात आती है देन नोबडी बीट्स द गुजरातीज। हिस्ट्री की बात करते हैं, गुजरात हैज सीन सो मेनी हार्डशिप्स, ड्राउट्स ले लो, अर्थक्वेक्स ले लो, इन्वेजन्स, व्हाट नॉट। वेरी पैराडॉक्सिकली गुजरात इज आल्सो एसोसिएटेड विद एन एक्सप्लोजन ऑफ abundance, be it food or in cuisine. This paradox also extends to Gujarati linguistics. Very much like Marathi, it combines these harsh, sour sounds like r, l, r with these very soft, cute, sweet sounds like v, sh, y or the vowel o. And in दोनों sounds को गुजराती एक sinusoidal sing-song melody accent में गूंथ देती है। मैं तो थक गई भाई साहब। Creating this unique flavor. सारो छे, लेट्स नाउ डाइव डीपर। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मेक्स गुजराती सो चटपटा, व्हाट मेक्स गुजराती सो टैंगी। सो हेलो, लेट्स पिक। I need to look up what tangy means because I don't know. And I feel like it's important. What does tangy mean? Having a strong, piquant flavor or smell. So it's a tangy taste. Or tasting sour like a lemon. Okay. I feel like there's a bunch of meaning. The meaning of tangy is having a suggestive or a tang. Which one is right? I think it's about flavor or taste, yeah. I think that's what it is. Again. Beautiful. सरप्राइजिंगली मैंने बहुत लोगों से सुना है ये कहते हुए कि गुजराती टू देम साउंड्स वेरी सिमिलर टू बंगाली और इवन ओडिया। जी आपने अपनी, अरे वाह, बंगाली में से सीधा सुरती गुजराती अपनी। Take this sentence from the song we just heard. Here's the line. चोमासु गाजे छे रानमा, मतलब the monsoon is thundering in the forest. इसे बांग्ला में कहेंगे मौसुमी गोरजे छे बोने, और ओडिया में मौसमी गोरजू छी बोनोरे। Notice how गाजे छे, गोरजे छे, गोरजू छी, they kind of sound similar. Turns out there is no direct linguistic connection between Gujarati and either Odia or Bengali. तीनों originate तो हुए हैं संस्कृत से, but ये belong करते हैं to two different sub branches. गुजराती आया है from शौरसेनी प्राकृत, जबकि ओडिया और बांग्ला आए हैं मगधी प्राकृत से। Abundant बारिश वाले प्लेन्स में बोले जाने वाले मागधी भाषाओं में एक राउंडेडनेस है that comes due to the abundance of vowels in them. On the other hand, hot and arid deserts में बोले जाने वाली शौरसेनी is little more rough and tough. Interestingly, बहुत सारे ओल्ड शौरसेनी फीचर्स जो कि हिंदी में आज विलुप्त हो चुके हैं, वो आपको आज भी गुजराती में देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
गुजराती में संस्कृत की तरह 3 जेंडर्स मौजूद हैं, मेल, फीमेल और न्यूटर, जबकि Okay. हिंदी में न्यूटर जेंडर एलिमिनेट हो चुका है. सो अ गुड बॉय इज सारो न्यूटर, That's जबकि interesting. Masculine and feminine, human and non-human. Okay, that's interesting. Yeah, I didn't think of that too. But yeah, between all the different languages in India, there would also be like a difference in whether or not the language incorporates coding stuff feminine or masculine, as well as neutral. Which obviously complicates things a lot, as I was talking about हिंदी earlier. में न्यूटर जेंडर एलिमिनेट हो चुका है. सो अ गुड बॉय इज सारो छोकरो, गुड गर्ल इज सारी छोकरी, बट अ गुड बुक इज सारू पुस्तक. हिंदी में एक्लूसिविटी मतलब द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंक्लूसिव वी एंड एक्सक्लूसिव वी ये भी जा चुका है, जबकि गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी ये सारे लैंग्वेजेस में ये आज भी प्रेजेंट है. If you're talking to me, we are eating dinner. And I am not eating dinner with you. You're describing you and somebody else as the we. You would say ame jamiye chiye. If you're telling me Interesting. we're eating dinner and I'm sitting down with you and you're talking about you and I both as we, then you would say apne jamiye chiye. संस्कृत में बहुत सारे टेंसेस हुआ करते थे जो कि हिंदी में आज नहीं है, बट गुजराती प्रिजर्व्स देम. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहना हो आई कैन डिसेंड, यू विल हैव टू यूज लॉट ऑफ वर्ड्स इन हिंदी. मैं उतर सकता हूँ, बट गुजराती में यू वुड जस्ट से हूँ उतरूं. फ्यूचर केस आई विल डिसेंड, हिंदी में मैं उतरूंगा, बट गुजराती में हूँ उतरीश. पास्ट के लिए आई डिसेंडेड, हिंदी में मैं उतरा, बट गुजराती में हूँ उतरियो. As you see, Hindi mein you can technically express all these tenses, but you'll need special words like raha or chuka, jabki Gujarati mein the verb itself changes. Interestingly note how the future case utrish is very similar to the Sanskrit word utrishyami, like bhavishyami for future tense. Gujarati is probably also the only Indian language to have what linguists call the object agreed ergativity. Let me explain. Both Hindi and Gujarati are called split ergative languages. Matlab action ka subject explain. Both Hindi and Phenomenon where ergative case marking and ergative object agreement arise in certain tense aspect combination. Getting lost a little bit, this is very advanced. I mean, obviously, in the first place, I don't know any Indian language, right? But on top of it, yeah, this is pretty advanced, even like in language understanding. I mean, I never really thought about language that deep, so, you know, between this video and the last one we had watched about Marathi, it's very interesting, if anything, like the way the language works. The rules that it has, how it came to be, why it makes sense. Does it sound like beautiful or more harsh? There's a lot of like interesting stuff about it. Definitely. Gujarati are called split ergative languages. मतलब एक्शन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन दिखाने के लिए दोनों लैंग्वेजेस में स्पेशल मार्कर्स यूज होता है. लाइक हिंदी में ने और को, जैसे राम ने रमेश को देखा. गुजराती में ये बनेगा रामे रमेश ने जोयो. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हिंदी में जो वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के जेंडर से एग्री करता है, जबकि गुजराती में ऑब्जेक्ट के जेंडर से. फॉर एग्जाम्पल, अगर राम ने किसी लड़की को देखा होगा, हिंदी में सेंटेंस होगा राम ने शनाया को देखा. यहाँ देखा इज मैस्कुलिन बिकॉज राम से ये एग्री कर रहा है. बट ये गुजराती में होता रामे शनाया ने जोई. यहाँ जोई फेमिनिन है क्योंकि ये शनाया से एग्री कर रहा है. सो दिस इज व्हाट मेक्स गुजरातीज एर्गेटिविटी रियली यूनिक. 7th century से 13th century के बीच Shauraseni started to break down, as all languages do, and it started to take a form that was called Apabhransh, जिसका literal meaning है corruption. Damn, that's rough. Let's listen to this Apabhransh poem from the year 760 AD. जानना आप जणी जणी तावना सिस करई, अंधा अंधा काढ़तिम वेण विकूफ पड़ई, अखर बाड़ा सल जगू नाही न रखर कोई, ताव से अखर घोलिया जाओ ने रखर होई. ऐसा ही एक अपभ्रंश था गुर्जर अपभ्रंश, which started as the variety that was adopted by the Gujjar clan. इन्हीं के नाम पर गुजरात का नाम पड़ा था. The Gujjar clan has a very rich history. They are supposedly of Central Asian origin, जो कि इंडिया में 5th से 6th century के बीच आए थे, and they gradually spread all over northern India, which is why we have districts like Gujarat and Gujranwala in Pakistan. And did you know that Saharanpur का previous नाम was Gurjargarh? That album cover though. The Gurjar people were primarily pastoralists, मतलब उनका agriculture और animal husbandry से नाता था. अच्छा, good news ये है कि आज भी there is a language called Gujari, जिसको सुन के we can get a flavor of how this Gujjar अपभ्रंश might have sounded like. बहुत सारी कहानी है जिहड़ी मतलब दादी नानी सुना है. अपनी जाड़ी कहानी कि हम टिक्कण अपनी मैसा लेके माइग्रेशन करा था. जितने भी कोई खतरा हो या कोई आदमी बूटा पर पै गयो
तो मैं ऐसा उनको बचाव करे थी, उनको मतलब मदद करे थी। It तो मैं sounds very समझे थी, मतलब flourish. क्रिस्तो तो मैं इसको तो गुज्जर को एक दूसरे को समझे था। द जैन स्कॉलर आचार्य हेमचंद्र ने 12th सेंचुरी में गुर्जर अपभ्रंश के फॉर्मल रूल्स को स्टडी करके कोडिफाई किया था। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन आई Dodgy Kurbanov. This guy, some Gurjars mixed with the Hephthalites, or a branch of Huns, to become the Rajput clan. Huns were these ferocious fighters from Central Asia, जिन्होंने यूरेशिया के बहुत सारे regions को conquer किया था. And so you can think that the Rajput clan was a mix of these pastoralists and these warriors. The prominent theories on the origins of the Rajput community can be broken down into 4 broad categories. 1. They were descended from members of the Kshatriya warrior class of the Gupta Empire that had survived the collapse and later established their own smaller kingdoms. 2. They were descended from foreign invaders who assimilated into Hindu society. 3. They were descended from members of higher or lower castes that in turbulent times armed themselves, dedicated their lives to excellence in warfare, and refused to be victims of the times. 4. Any combination of 2 or all of the above theories. 10th से 12th century onwards, Rajput clans like the Chauhans, Parmars, Solankis, in सबके under the Gurjar Apabhransh started to evolve, and it became a new language called Old Gujarati, also called as Old Western Rajasthani. Interestingly, this was also the time जब पर्शिया से बहुत सारे Zoroastrians Islamic conversion को escape करने के लिए गुजरात को आए थे, and they were the ancestors of the modern day Parsis. This was one of the first communities in India to do something about education, and not just in the modern times, but even back then. India आते ही the Parsis started educating themselves in Sanskrit and the various upbranches. Parallelly, Old Western Rajasthani Rajput kingdoms में flourish कर रही थी. इस भाषा के literary form को Dingle नाम से जाना जाता है. Dingle एक भाषा कम और rap ज्यादा sound करती है. इसे mostly Rajput के court poets यानी चारणों द्वारा रचा जाता था. The Charans weren't just poets; they were more like the managers of the forts, which is why they had surnames like Gadveer. वो poetry के साथ-साथ accounting, arts, diplomacy, and even linguistics संभालते थे. Let's listen to this composition in Dingle. This is technically a bhakti song dedicated to Mata Hinglaj, जो कि चारणों के अनेक कुलदेवियों में से एक है. And interestingly, इनका टेम्पल आज भी आपको बलूचिस्तान में मिलेगा. Let's listen. It's pretty catchy. The speed. Notice how even though this is a bhakti song, it's not slow and gentle, it's fiery. You will notice that in all these northwestern cultures, the languages are kind of masculine. ये टफ है असेस कर पाना कि लैंग्वेज कल्चर को ज्यादा इफेक्ट करती है या कल्चर लैंग्वेज को ज्यादा इफेक्ट करती है, बट कुछ भी हो, देयर सीम्स टू बी अ कनेक्शन बिटवीन हाउ अ लैंग्वेज फील्स एंड हाउ अ कल्चर एम्युलेट्स इटसेल्फ. जहां मागधी वाज इन्फ्लुएंस्ड मेजरली बाय बुद्धिज्म, महाराष्ट्री मोर बाय जैनिज्म, शौरसेनी एंड इन पर्टिकुलर ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी, इट रेजिस्टेड अ लॉट ऑफ दीस पैसिफिस्ट पीसफुल फिलॉसफीज. इट काइंड ऑफ सेलिब्रेटेड एंड एम्ब्रेस्ड विगर एंड मैनलीनेस. देयर इज अ राजस्थानी स्टोरी जिसमें द राजपूत प्रिंस सारंगदेव विटनेस करते हैं कि उनका भाई को एक शेर खा जाता है. आउट ऑफ ग्रीफ ही कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इनटू बुद्धिज्म. तब उनके पिता बिसल देव उन्हें ये कहते हैं की काज तुम ही धर्म मसीन तुम छड़ी शरम हम कहो बानिकव पुत्र हनते दुचित इह नष्ट ज्ञान सुनिय न कान पुरशात न भज्जय कतिहान तुम राजवंश राजन संग मृगयासर खेलो बन दुरंग परमोध तजो बोधक पुराण रामायण सुनहु भारत निदान. राजा यहाँ बेसिकली अपने बेटे को रोस्ट कर रहे हैं. He says, तुमने ये रिलीजन क्यों अपनाया है सारा अपना शर्म लिहाज छोड़कर? इस नष्ट ज्ञान को मत अपनाओ जिससे मर्दानगी चली जाती है, गरिमा का नाश हो जाता है. तुम एक राजपूत हो, राजपूत जो विशाल जंगलों में हिरण का शिकार करते हैं. पुराणों का अनुसरण करो, रामायण और महाभारत को सुनो. Well, if you're so manly, you go fight the lion. Go on, Dad. Go fight the lion for me. Show me the manliness. So, depending on your political leaning, you can say that old Western Rajasthani was filled with purusharth or toxic masculinity, whatever suits you. But then, दुनिया चलती है yin yang के principles पे. Dingle के parallel, there was another literary form of this language, which was called Pingle. जहाँ Dingle में वीर रस dominate करता है, वहाँ Pingle में श्रृंगार रस dominate करता है.
Let's listen to this composition by Kavi Dalpatram, जो कि गुजरात के फर्स्ट मॉडर्न पोएट थे जिन्होंने पिंगल से इंस्पायर होकर इस गुजराती पोएम को कंपोज किया था। હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો મને Looks so દુખી sad. દેખી દુખી કોણ થાતું મહાહિતવાળી દયાળી જ માતું पिंगल was popular in eastern Rajasthan and the Kutch region of Gujarat. हमें एविडेंस मिलता है कि पिंगल seems to be a mixed language, a macaronic language of Dingal and Braj भाषा spoken in western UP. तो पिंगल के लिए ये बात जरूर मिलती है कि गुजरात के रिमोट भुज में एक पाठशाला रही, ब्रज पाठशाला, जो वहाँ के राजा ने बनाई और 213 वर्षों तक वहाँ पर कवि बनाने का कारखाना चला। उन्होंने पिंगल के 4 भेद बताए और उन 4 भेदों में पहला भेद है कि वो विशुद्ध रूप से ब्रज भाषा। एक भेद है जिसमें और किसी भी भाषा का मेल या संयोग नहीं होता, वो विशुद्ध रूप से ब्रज के अंदर ही लिखी जाती। Braj भाषा is also spoken in the land of Braj, the land of Krishna. And as you know, गुजरात में कृष्णा भक्ति is very strong. भक्ति काल के दौरान गुजरात में संत वल्लभाचार्य के अंडर पुष्टि मार्ग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। Very much like Brajabuli in Bengal, there was an attempt here to mix Braj Bhasha into the common vernacular and create a mixture that resonates with Krishna Bhakti. In modern days, Narsingh Mehta ji, जो कि गुजराती लैंग्वेज के आदि कवि कहे जाते हैं, gives us the best example of Bhakti through his famous bhajan Vaishnav Janto, जो कि गांधी जी का favorite भजन था। Narsingh ji के गुजराती में you can see the immense influence of Braj Bhasha. So it seems to me that old Western Rajasthani, very much like Magadhi Prakrit, went in 2 different directions. एक साइड में it retained the rough, sour, warrior texture of Dingal and the ancient Huns, and it became Marwadi. जबकि on the other side, it got softened by Krishna Bhakti, by Braj Bhasha, and by Pingal cultures, and got domain. Yeah, once again, I'm getting a little bit lost. I can't lie. Sorry if I'm not commenting too much. I'm trying to follow, but there's so many Indian world, right? And a lot of them I don't know, and it's kind of hard to follow, right? But still very interesting. I mean, I'm still getting a good amount of this, but you know, I'm not getting everything for sure. Yeah. Domesticated to become the tangy Gujarati. Worshipping the Lord Krishna. सुधार धार बैठो काल सुधी रहता था आपने निकाल थी तो वाचन तो रहशे मकान मां She really has a good voice. चौमासु गाजे छे रान मां चौमासु गाजे छे रान मां। Geographically, Gujarat is the only Shailini culture which has a coastline, which means that Gujarat में maritime trade काफी popular था, जिसकी वजह से Gujarati culture was exposed to a lot of foreign cultures. In the northwest, Gujarati blends with Sindhi to form the macaronic language Kutchi. This is Gujarati and this is Kutchi. Let's do it. આવો આવો અચો અચો તમે કેમ છો? અહીં કી આયો? તમને શું ભાવે છે? આકે કોરો ગમે તો તમારે ક્યાં જવું છે? કેડા વેણનું હે? તમને શું જોઈએ છે? કોરો ખપે તો? The number 2 is not do in Gujarati, it's be, which comes from Sindhi. And Marathi के साथ Gujarati forms the mixed language Khandeshi. गुजराती आणि मराठीशी थोडीशी मिळती जुळती अशी ही संक्रमक बोली. गुजराती शब्द काही दिसत असतात आयराणी भाषेत. उदाहरणार्थ अंडोर, टिकरा, बे, नानी, ने, षष्टी, छेचा शे होतो. गुजरात में आपको मिलेंगे the Bora Muslims who are part of the Shia community. They originated from Yemen and they came to India around the 10th century. And Gujarat में आप पाएंगे the Siddhis को, the African workers who were brought by the Portuguese from East African countries like Ethiopia. ગુજરાતી એટલે એમાં કાંઈ જ ના જલેબી ફાફડા ગાંઠિયા
બધું જ ખાવાનું ઢોકલા બધું જ ખાવાનું મોજે એક નંબર. And very interestingly, Gujarati में there is a special letter, this one, to make the sound j, not z, j. ये sound Avestan में काफी common है, so Gujarati decided to give it a space. How cute. संस्कृत के डिप्थोंग्स यानी कि द आई एंड द औ साउंड्स वो मारवाड़ी में तो आई और औ ही रहते हैं, बट गुजराती में दे बिकम ए एंड ओ, vowels that are also present in Bengali. So for example in Hindi it's baithna, which in Marwadi becomes baithno, but in Gujarati becomes beswo. The Sanskrit sound vya also becomes ve in Gujarati. So vyapar becomes vepar. વેપારમાં પ્રમાણિકતા જોઈએ. की व्यापार वीडियो देख ली मुस्की हाशो. A lot of these features seem similar to Bengali because प्राकृत ने इन दोनों लैंग्वेजेस को सिमिलर तरीकों से शेप किया है. बंगाली को थ्रू बुद्धिज्म और गुजराती को थ्रू जैनिज्म. गुजराती कल्चर में ना जैनिज्म का एक बहुत डीप छाप रहा है, एंड इट कैन बी आर्ग्यूड कि गुजराती का बिजनेस में इतना अच्छा करने के पीछे जैनिज्म का एक बड़ा रोल रहा है. अब जो कैसे जैन टीचिंग्स ने क्लियर कम्युनिकेशन पे बहुत जोर दिया है, टू स्पीक ट्रूथफुली, काइंडली एंड क्लियरली. जेन्स की जो स्टिक एथिकल वैल्यूज हैं, जो कि है ट्रुथ, ऑनेस्टी, कम लालच, अहिंसा और जियो जीनो दो की फिलॉसफी और क्वालिटीज है जो कि बिजनेस में उनको ग्रो करने में मदद करती है. बिकॉज ऑफ दिस गुजराती में एक क्लियर नो नॉनसेंस बट पोलाइट टोन डेवलप हो चुका है, which has helped Gujarati become a language of business and very efficient in family contexts. According to the Jain POV, life is nothing but a mathematics of good and bad karma. This is why Jains intuitively came up with the concept of Bahi Khata or the ledger system. Diwali pe Gujaratis worship these books in a tradition that is called Chopada Pujan, which comes from Jainism. There is a kind of this get things done attitude in Gujarati. Because of this practical nature, Gujarati has a very inbuilt sense of efficiency within it. Take the Gujarati script for example. अगर आपको हिंदी आता है लिखना, then it will take you less than 20 minutes to learn the Gujarati script. The script is nothing but a form of Devanagari that was optimized by businessmen and accountants to increase the writing speed. This is why Gujarati में this ऊपर वाली line या शिरो रेखा नहीं होती like Hindi or Bengali. You can see how Gujarati में writing k is so much easier than in Hindi. Along with efficiency, Gujaratis are also great at multitasking. Case in point, Ketki Ben. She was my landlady. You know, looking at that, I was thinking like learning how to write those like Indian language symbol, right? Seems very hard because, you know, the handwriting that you need to have look like it needs to be super beautiful to have the right kind of like curve and shape and everything. I mean, I don't know. It looks super precise. When I was doing an internship at NIT Ahmedabad, जिन rooms को उन्होंने rent पे दिया था, just उसके नीचे she ran a juice business and also an agarbatti workshop. That's some strong hustle queen energy. While Rajasthan में भी ये business acumen काफी strong है, Gujaratis tend to have a greater communal bonding, which enables them to cooperate in a better way. Gujarat में gender equality is also काफी better. For example, women running their own businesses is quite common in Gujarat, but not so much in Rajasthan. शायद इसीलिए Gujarati communities do so well running family businesses in Africa or UK or US, running all sorts of shops, motels, diamond businesses, whatnot. Rajasthan, having a lot of this Rajputana energy, somehow resists this communal bonding. So your primary identity is still the clan that you belong to rather than the one uniform Rajasthani identity. शायद इसीलिए we have a common language called Gujarati in Gujarat, but there is no standard Rajasthani language, but a bunch of different dialects like Mewati, Shekhawati, Hadauti, etc. According to the German linguist Wilhelm von Humboldt, languages different worldviews को encode करती हैं, which he calls Weltanschauung. So हर culture एक different lens होता है दुनिया को देखने के लिए. For example, the Bengali culture teaches us to make art a part of life, to celebrate creativity. जबकि Gujarati culture shows us how to stay optimistic even in the face of hardships. It tells us that when life gives you lemons, don't lose that inner calm. It is this touch of sweetness in Gujarati culture, which is evident if you compare Garba or Dandiya to a little more hardcore dance like Bhangra or Gidda. It is this practical, efficient and sweet nature of Gujarati जिसके वजह से India has got so many strong leaders जिन्होंने हमारे देश का भविष्य shape किया है.
Right from Gandhiji to Sardar Patel, from Jamshedji Tata to Vikram Sarabhai, we should all be collectively grateful to this beautiful culture of Gujarat. इसी गुजराती स्पिरिट से इंस्पायर होके I recently quit my job and I went full on to work on IIP Maps, our very own tool जिससे आप बोरिंग स्प्रेडशीट्स को ब्यूटीफुल शेयरेबल इमेजेस बना सकते हो. जब भी आप डेटा को विजुअलाइज कर दो, उसके सारे हिट. Yeah, I thought it would be the classic. I recently quit my job to do YouTube, but no, I quit my job to do maps. Interesting. Respect. Patterns suddenly दिख जाते हैं. For example, did you know that there exists a mysterious line that divides India into two parts? हम ये पैटर्न बहुत सारे डेटा सेट्स में देखते हैं एंड ऐसे इनसाइट्स स्प्रेडशीट से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विदाउट यूजिंग मैप्स. एंड हमने रिसेंटली ऐड किया द एबिलिटी टू इवन चैट विद योर मैप. क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस डेटा से हमें क्या इनसाइट्स मिलते हैं? We transcribe it on our end, you see it over here, और हम कर देंगे इसे send. So let's hear this audio response. इस नक्शे के डेटा से हमें ये पता चलता है कि भारत के अलग-अलग राज्यों में प्रति बिजली खपत में काफी अंतर है. ये अंतर कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि दिल्ली और गोवा में शहरीकरण और विकास का स्तर काफी ज्यादा है, जिससे वहाँ बिजली की खपत भी ज्यादा है. अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, you will be able to find all the related projects, which will give you additional context to what you're working on. So, आप IIP Maps को बस एक विजुअलाइजेशन टूल की तरह ही नहीं, but as a decision making tool भी यूज कर सकते हैं. Coca-Cola India is already one of our customers, and we're looking to partner with more organizations who see the value in AI and data storytelling. That was all from me for this video, guys. Thank you to all our channel members. Okay. Well, that was interesting. I mean, like the Malathi video, I can't claim that I really followed all of it. A lot of it I was getting a bit lost, but I still got the gist of it. The ideas between the language, sometimes the little change that there is, the little change in the way you write it, the identity of the language, from its history to just like the type of people that live in a place. Find it pretty interesting. Yeah, again, good video from Indian Pixels by Ashwis. Good video. I enjoy stuff. Here's the link. Hope you're happy. Kush, I finally watched the video. Sorry for the wait. Okay. Yeah, very much enjoyed it. All I can say.